Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. Today's Thursday and date is 5th में कवर करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स को। एक छोटी सी मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आज जो मैं पहला पेज आपको पूरा ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इस पर अच्छी न्यूज़ भी है और रेलिवेंट भी है। बट इसके जो सब्सिक्वेंट पेजेस हम जितने कवर करते हैं तो हम उतने ही ऑलमोस्ट कवर करेंगे। बट मैं आपको काफ़ी शॉर्ट में बता रहा हूँ जो हेडलाइंस हैं उनके बेसिस पे। और मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको जो न्यूज़ आगे पढ़नी चाहिए वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज मेरे कॉलेज का थोड़ा कुछ मुझे काम है तो मुझे थोड़ा जल्दी जाना घर से। बेसिकली इसीलिए ही ये वीडियो आपको थोड़ी छोटी भी लग रही होगी जब ये पूरी क्रिएट हो जाएगी। फिर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। इसके बारे में आपने कल ज़रूर सुना ही होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे। आरबीआई गोज़ फॉर शॉक रेट हाइक टू रीन इन इन्फ्लेशन। तो रीन का सबसे पहले मतलब होता है लगाम लगाना, या फिर आप अगर हॉर्स राइडिंग कभी आपने करी है तो जिससे आप हॉर्स को कंट्रोल करते हैं वो रीन होता है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने शॉक रेट हाइक कर दिया। शॉक रेट क्यों हुआ? क्योंकि जनरली क्या होता है, एक एमपीसी बुलाई जाती है, मतलब एमपीसी तो एक कमेटी होती है, एमपीसी की मीटिंग बुलाई जाती है। एमपीसी की फुल फॉर्म होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसकी मीटिंग बुलाई जाती है। इसकी मीटिंग के अंदर डिसाइड किया होता है कि मतलब पहले तो यही पता होता है सबको कि ये एमपीसी की मीटिंग होने वाली है। उसके अंदर डिसाइड किया जाता है कि रेपो रेट कितना होगा। जो ये सब चीज़ें आज इन्होंने रैंडमली कर दी हैं बिना एमपीसी की मीटिंग के। तो इसी की वजह से यहाँ पर शॉक रेट हाइक लिखा है टू रीन इन इन्फ्लेशन। इसका पर्पस था इन्फ्लेशन को वापस मतलब कंट्रोल कर लेना। अभी के लिए लाना पर्पस नहीं है, कंट्रोल करना पर्पस है। खैर आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं 4 रेट्स की बात करी है उन्होंने जो आरबीआई ने चेंजेस किए हैं, जिसके अंदर पहले आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट के साथ पूरा समझाऊंगा। रेपो रेट आपका 40 बीपीएस से बढ़ा है और अभी 4.4% पर है। सीआरआर आपका 50 बीपीएस बढ़ा है। बीपीएस जहाँ पे भी लिखा है उसका मतलब होता है 0.01%। तो अगर आप माने तो आप 100 बीपीएस को 1% बोल सकते हैं। तो इस तरीके से बीपीएस वर्क करता है। सॉरी। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में दिख रहा हो, बट कोई बात नहीं, ये आपको समझ में आ जाएगा, मैं बता दूंगा। एसडीएफ रेट जो है वो इंक्रीज होकर 4.15% हो गया। एमएसएफ रेट आपका 4.65% पर पहुँच गया। अब ये जो एंटिटी है ये मैं बैंक बना रहा हूँ यहाँ पर। दूसरा ये है कंज्यूमर्स या इकोनॉमी को एज अ होल आप बोल सकते हैं। ये जो मैंने सी से डिनोट किया, आप आई होप आपको थोड़ा मतलब आई नो कि आपको थोड़ा ढंग से नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, बट आप जिस समझ जाएंगे क्योंकि ये चारों रेट्स में समझाने हैं जल्दी से। अब यहाँ पर पहला है रेपो रेट। रेपो रेट में मैंने आपको हर बार आपको बताया है काफ़ी बार, बट मैंने एक कॉन्सेप्ट या एक लाइन कभी नहीं बोली है जो मैं आज बोलता हूँ। क्या होता है रेपो रेट के बेसिस पे? क्या होता है, बैंक्स या सेंट्रल बैंक कहना चाहिए, मैं एक और एंटिटी बनाया था यहाँ पर। सेंट्रल बैंक जो है वो बैंक्स को लोन देता है। मतलब रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगा। अब क्या होता है कि अगर सेंट्रल बैंक को इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी को कम करना है तो वो इस रेपो रेट को कम कर सकता है, सॉरी रेपो रेट को बढ़ा सकता है। उससे क्या होगा कि बैंक आपका जो कमर्शियल बैंक होगा वो ज़्यादा इंटरेस्ट देने के कारण कम लोन लेगा, या फिर हो सकता है लोन ले ही ना। तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, पूरी इकोनॉमी के अंदर पैसा नहीं पहुंच पाएगा लोन्स की फॉर्म में। अब यहाँ पर होता क्या है कि इसके बदले में जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक इनको लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज देनी पड़ती हैं एज अ कोलैटरल। तो जैसे घर गिरवी रखना होता है, इसी तरीके से उनको सिक्योरिटीज गवर्नमेंट की जो होती हैं वो गिरवी रखनी पड़ती हैं रेपो रेट के कॉन्सेप्ट में। तो इस तरीके से रेपो रेट आपका पूरा वर्क करता है। ये मैंने आपको सिक्योरिटीज वाला पॉइंट पहले कभी नहीं बताया क्योंकि वो अननेसेसरीली एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट आज वो रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर इसी तरीके से एसडीएफ रेट होता है। एसडीएफ रेट इज जस्ट लाइक रेपो रेट, बट उसके अंदर आपको सिक्योरिटीज नहीं देनी पड़ती। अगर क्या हुआ कि मतलब सेंट्रल बैंक को देना ही है देना पैसा, यानी मतलब मान लेते हैं कि इकोनॉमी के अंदर पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, डिफ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमें पैसा सप्लाई करना है और आरबीआई चाहता है कि हम बैंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सके कम इंटरेस्ट पर और वो आगे इकोनॉमी में लोन दे दें। बट जो कमर्शियल बैंक है जिनकी रीच बहुत ज़्यादा है, मान लेते हैं उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसमें अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने में गया वो तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और हो सकता है लिक्विडिटी बैंक के पास उतनी ना हो खरीदने के लिए। हो सकता है उसके डिपॉजिट्स फिक्स डिपॉजिट्स में ज़्यादा हों लोग, या फिर मतलब फिक्स डिपॉजिट में कम हो, एक्चुअली सेविंग्स वगैरह में ज़्यादा हो जिसका वो कम पार्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा कि फिर वहाँ पर एसडीएफ रेट काम में आएगा। एसडीएफ रेट जनरली थोड़ा कम होता है क्योंकि इसमें आपको सिक्योरिटीज़ नहीं देनी पड़ती। तो इस तरीके से एसडीएफ रेट वर्क करता है। इट इज़ जस्ट लाइक रेपो रेट बट विदाउट द कोलैटरल ऑफ सिक्योरिटीज़। अब जैसे आपका रेपो रेट है ऐसे ही आपका रिवर्स रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट का मीनिंग होता है कि बैंक्स जो है सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स वो सेंट्रल बैंक को कितने पे लोन देगा। अब होता क्या है कि ये लोन जनरली इस पर्पज से नहीं होता कि सेंट्रल बैंक मांगना चाह रहा है। ये लोन इस पर्पज से होता है कि सेंट्रल बैंक बोल रहे हैं कि इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा हो रहा है, आप मुझे पैसा अपना रखवा दो, आप हमारे पास रखवा दो ताकि इकोनॉमी में थोड़ा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके।
तो जैसे आपका रेपो रेट में हुआ कि सेंट्रल बैंक के पास बैंक्स को रखवाना पड़ता था सिक्योरिटीज, इसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट के कॉन्सेप्ट में सेंट्रल बैंक बैंक्स के पास कुछ सिक्योरिटीज को गिरवी रखवाता है, कोलैटरल रखवाता है। बट अब होता क्या है, अगेन सेम बात हो सकती है कि सेंट्रल बैंक के पास भी कुछ सिक्योरिटीज नहीं है या उनको अलॉट करने की परमिशन नहीं मिली, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर एमएसएफ काम में आता है। तो ये एमएसएफ इक्वल टू आप कह सकते हैं रिवर्स रेपो रेट माइनस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो बेसिकली इन सब चारों चीज़ों में हाइक हुई है। अब एक चीज़ बच जाती है यहाँ पर सीआरआर। तो कैश रिजर्व रेशो इसकी फुल फॉर्म होती है। अब यहाँ पर अगर आपको कैश रिजर्व रेशो समझना है तो मतलब आपने हो सकता है कि ये 12th में पढ़ा हो, तो आप इसको थोड़ा स्किप कर सकते हैं वीडियो को। बट कैश रिजर्व रेशो बेसिकली होता है कि जैसे अगर कोई बैंक है, फॉर एग्जांपल एक बैंक है, मैं अगेन बताता हूँ, बैंक ये एक नॉर्मल कमर्शियल बैंक है। यहाँ पर लोगों ने अपने डिपॉजिट्स करा रखे हैं, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट और अपना फिक्स डिपॉजिट। और हो सकता है कि लोग विड्रॉ करने पहुंच जाए, तो हो सकता है कि इसने आगे लोन दिया हो और वो लोग अभी लोन देने की उनकी डेट ना हो और वो उनके पास पैसे की कमी हो जाए बेसिकली। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव, इसकी वजह से बैंक की ऑपरेशंस पर सफर करेगा, क्योंकि ये जो लोग हैं वो अपना पैसा चाहते हैं जल्दी से जल्दी और वो लोग दे नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास फंड्स ही नहीं है। तो होगा क्या, यहाँ पर बैंक्स को दिक्कत हो जाएगी एक तरीके से, और बैंक्स हो सकता है ये लोन को वापस रिकवर भी ना कर पाए। तो इन लेंडर्स को, ये जो इनके कस्टमर्स हैं, ये डिसअपॉइंट हो जाएंगे और इकोनॉमी में डिसरप्शन आ जाए। तो इसके लिए आरबीआई ने क्या मैंडेट किया है, आरबीआई ने दो चीजें बनाई हैं। एक होता है आपका सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, एक होता है आपका एसएलआर, सेक्यूरिटी लिक्विडिटी रेशो। तो ये क्या होता है, ये दो रेशोज होती हैं आपके जो जितना भी डिपॉजिट है। फॉर एग्जांपल टोटल डिपॉजिट इनका 100 रुपये, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, सीआरआर 4% है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, 4% अपना जितना भी टोटल डिपॉजिट है, इस केस में 4 रुपीज हो जाएगा, 4 रुपीज उनको सेंट्रल बैंक के पास रखने पड़ेंगे। कुछ इसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बट ये एज अ सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। अगर आपको अपना पैसा जल्दी से देना है वापस, सिक्योरिटी जो भी मतलब सेविंग्स अकाउंट होल्डर है या करंट अकाउंट होल्डर है, उनको अगर पैसा जल्दी से वापस चाहिए, वो लोग आ गए हैं बैंक में की ब्रांच में मांगने पैसा या ऑनलाइन निकलवाना चाहते हैं, तो आप इनके थ्रू भी फीचर कर सकते हैं, उसको फाइनेंस कर सकते हैं। एसएलआर क्या होता है, एसएलआर एक तरीके से सजेस्टिव प्रैक्टिस है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल एसएलआर है 3%। तो यहाँ पर क्या हुआ, एसएलआर का मतलब जो 3 रुपीज होंगे ये कमर्शियल बैंक को अपने पास रखने होंगे सेफ में, मतलब ये इतने का लोन नहीं देगा। तो ये चीज़ें होती हैं, ये दोनों मिलाकर आपका लिक्विडिटी रेशो, या एक्चुअली कुछ बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं अगर हो सके तो कमेंट में डाल दूंगा। इन दोनों को मिक्स करके कुछ एक चीज़ टर्म बोलते हैं, तो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। खैर इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया कि द एमपीसी मीटिंग हैड बीन शेड्यूल्ड टू मीट ऑन नेक्स्ट जून 6 to 8 आफ्टर अप्रैल 6 to 8 मीटिंग। तो हर बाई मंथली मीटिंग होती है, अब ये जून में होने वाली है, इसलिए शॉक भी है थोड़ा। और इसके अंदर दैट फियर दैट सेंट शॉक मार्केट ट्रम्बलिंग एंड बॉन्ड यील्ड सर्जिंग। तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और बॉन्ड यील्ड्स जो होती है, बॉन्ड यील्ड्स मतलब जो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है आपको बॉन्ड्स के ऊपर, वो बढ़ चुका है आपका। अब आगे देखिए तो इंडियन हेल्थ केयर विल बी अ बिग जॉब्स जनरेटर लाइक आईटी। तो ये बिल्कुल भी आपके लिए रेलेवेंट न्यूज़ नहीं है, सॉरी, तो ये बिल्कुल भी आपके लिए रेलेवेंट न्यूज़ नहीं है। प्रताप सी रेड्डी का इंटरव्यू लिया है, चेयरमैन है अपोलो हॉस्पिटल्स के। इन्होंने कुछ डेटा वगैरह प्रेजेंट किया कि इंडियन हेल्थ केयर में आपका 30 to 40 मिलियन की ये जॉब्स एक्सपेक्ट करते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, जो चाहिएंगी 2025 तक। अब ऑब्वियसली बात है, ये एक मतलब अगर आप फंडामेंटली समझ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, बट कोई ऐसा जनरली काम आने वाली न्यूज़ नहीं है। यूएस फेडरल रिजर्व रेजेस की रेट बाय 0.5 पॉइंट। तो ये भी अगेन सेम ही आपका वो बातें हैं जो मैंने ऊपर समझाई है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अपने इन्होंने की लैंडिंग रेट को बढ़ा दिया है, और यहाँ पर इन्होंने 0.5 पॉइंट से बढ़ाया है। हमने भी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो कि मतलब रिलेटिवली काफ़ी स्मॉल है, आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ 0.5% से नहीं बढ़ी है, मतलब एक्सेप्ट सीआरआर, ये 0.5% से बढ़ा है। बट मैं आपको बताऊँ कि सीआरआर का जो रोल है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू रेपो रेट। रेपो रेट का रोल बहुत ज़्यादा है, तो वो 40 बीपीएस से बढ़ा है और यहाँ पर ये 0.5% से पूरा बढ़ चुका है। और ये एक मतलब मल्टीलेटरल इफेक्ट होता है, इसके इफेक्ट आगे चलते रहते हैं इकोनॉमी के अंदर। तो इस तरीके से है यहाँ पर पूरा। और हो सकता है कि यहाँ पर मतलब आर्टिकल के अंदर लिखा है द इंक्रीज इन द फेड्स की रेट रेज्ड इट टू अ रेंज ऑफ 0.5 to 1%, द हाईएस्ट पॉइंट सिंस द पैंडेमिक स्टक 2 years अगो। यानी 2 साल में सबसे ज़्यादा है ये। हालांकि इन्फ्लेशन उनका मतलब क्योंकि इन्फ्लेशन उनका वर्स्ट चल रहा है पिछले 40 सालों के अंदर, तो यूएस इकोनॉमी भी काफ़ी अपने एक बड़े क्रंच से गुजर रही है आज के टाइम पर। टैक्स रीअसेसमेंट नोटिस इशूड फ्रॉम अप्रैल 21 एंड अपहेल्ड बाय एस। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ टैक्स रीअसेसमेंट का। तो टैक्स रीअसेसमेंट में क्या होता है, इंडिया के अंदर टैक्स सिस्टम कैसे चलता है कि आपको अपना टैक्स रिटर्न खुद फाइल करना होता है। तो आपका क्या होता है कि टैक्स रिटर्न के बेसिस पे आपका जजमेंट होता है कि जो आपने इनकम निकाली है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया है वो ठीक है या नहीं है। इसके अंदर आप सीएस की हेल्प ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं होता, बट हाँ वो रिकमेंडेड रहता है। बट हाँ जो भी है,
जो टैक्स आपका अगर आपने बना के भेजा है वो सही है या उसमें एक मार्जिनल डिफरेंसेस है तो वो अप्रूव कर देते हैं। बट होता क्या है कि जनरली ऐसा नहीं होता है, और मतलब जो जितना हाई नेटवर्थ हो जाती है जितनी पर्सन की, उतना ज़्यादा उसके ऊपर स्क्रूटिनी ज़्यादा होता है कि कोई और इनकम इसने छुपा ना ली हो, कुछ ना कर लिया हो, तो उसकी वजह से उसको टैक्स रीअसेसमेंट का नोटिस कभी कभी आ जाता है कि ये आपने एक गलती कर दी है, इसके अंदर ये गलती है, और आप इसको रीअसेस करके पूरा एक तो अपना डिफरेंस ऑफ टैक्स सबमिट करो, और बाकी ये अपना एक एप्लीकेशन वगैरह दो कि हाँ ये गलती हुई थी, ये सब था, मतलब उसको एक्नॉलेज करना होता है बेसिकली। तो टैक्स रीअसेसमेंट के जो नोटिस थे जो निकाले थे आईटी डिपार्टमेंट ने, आईटी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, अप्रैल 21 के अंदर, यानी कि मार्च 21 के बाद वाले पीरियड में अभी तक, तो वो अब इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इनकी हियरिंग चलती है, मतलब होता क्या है कि टैक्स रीअसेसमेंट नोटिस में अगर किसी को अग्री नहीं करता है कोई, तो वो कहाँ पे जाएगा, वो हाई कोर्ट्स में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा अगर तब भी केस चल रहा है। तो उस स्टेज की बात करें जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाके अटके पड़े, तो सुप्रीम कोर्ट में जो आपके टैक्स रीअसेसमेंट केसेस हैं उसमें मार्च 21 के बाद की हियरिंग उन्होंने अभी के लिए अडजर्न कर दिया है, और अब उन्होंने रीओपन करे हैं टैक्स के रीअसेसमेंट केसेस जो पिछले 6 साल से चलने लग रहे हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने या कह लो सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना एक बहुत ही स्पेशल पावर वाला आर्टिकल लगाया है, आर्टिकल 142, या वैसे भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल। इसमें क्या लिखा है बेसिकली कि वो अपनी मतलब इसी तरीके से जो रीअसेसमेंट नोटिस है इनको मैनेज करने का एक पूरा वर्क फ्लो बना सकता है, और हो सकता है इसके लिए उनको इग्नोर करना पड़े करंट जो आपके टैक्स का कंप्लायंसेस या टैक्स की रीअसेसमेंट नोटिस चल रहे हैं। अबाउट 90,000 रीअसेसमेंट नोटिस वर इशूड बाय द आईटी डिपार्टमेंट एंड अबाउट 9,000 अपील्स और फाइल्ड इन वेरियस हाई कोर्ट्स। मतलब आप समझ सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि सारे केसेस ऐसा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 90,000 रीअसेसमेंट नोटिस फाइल हुए थे मार्च 21 के बाद, और वो आपके उसमें से 9,000 ही हाई कोर्ट में गए। तो मतलब आप मान सकते हैं 10% गए हैं हाई कोर्ट में, तो उसका कितना ही परसेंट सुप्रीम कोर्ट में गया होगा। तो ये काफ़ी मतलब इतनी बड़ी बात भी नहीं है, बट हाँ यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन एक तरीके से थी। आगे चलते हैं। नाउ इन लास्ट न्यूज़ फर्स्ट पेपर की, टेस्ला इंडिया टीम टेक्स एपैक रूट। तो बेसिकली एपैक का मीनिंग यहाँ पर एशिया पैसिफिक, मैंने इधर लिखा हुआ है एशिया पैसिफिक, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या है कि टेस्ला कैसे एंटर करेगा एशिया पैसिफिक मार्केट को, इसकी बात कर रही है। तो यहाँ पर मतलब इसकी बात करें आर्टिकल, तो इसके अंदर टेस्ला इंडिया का काफ़ी बड़ा रोल रहेगा ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है। हालांकि क्या है कि यहाँ पर एक बहुत ही पीछे इसके बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसकी वजह वो मैं आपको कौन सा बताऊंगा, जिसकी वजह से टेस्ला का प्लान एंटर कंट्री करने का 2019 से होल्ड पे है। तो यहाँ पर 2019 से मतलब आपको लग रहा होगा टेस्ला तो इंडिया आ चुका है ऑलरेडी, बट ऐसा नहीं है। टेस्ला के प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन प्लांट लगने की बात करें इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, इंडिया लिवाइज अ 60% इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन ईवीज प्राइस एट $40,000 और लोअर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60% जितनी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है अगर आप ईवीज को इंपोर्ट करते हैं बाहर से $40,000 और कम की, और अगर आप इससे ऊपर की लिमिट देखें तो दैट इज 100%। तो मतलब जितना भी प्राइस बाहर होगा उससे डबल प्राइस पर ऑलमोस्ट ये सेल हो रही होगी, डबल से ज़्यादा पे हो रही होगी। तो अगर टेस्ला की टीम को ये पुल ऑफ करना है तो ऑब्वियसली बात है बहुत ही बड़ा टास्क है, और ये चीज़ें अगर नहीं सॉर्ट आउट करा पाता तो इनको हो सकता है कि इंडिया के अलावा किसी मार्केट को देखना पड़े। तो ये चीज़ है यहाँ पर। हालांकि अगर मैं अपना बहुत ही पर्सनल ओपिनियन बताऊँ या फिर हमने एक्चुअली इसके ऊपर रिसर्च भी करी हुई है सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में मैं बताऊँ, तो गवर्नमेंट को ये काफ़ी जल्दी रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि टेस्ला के पास ऑल्टरनेटिव्स बहुत ज़्यादा हैं। वो चाइना से ये करा सकता है काम, या फिर अगर यूएस के रिलेशन अच्छे हो जाते हैं फ्यूचर में, या फिर हो सकता है और भी कुछ माइनर कंट्रीज़ में जाए, बट जो भी है तो ये चीज़ होनी चाहिए आगे, ये बोला जा रहा है बेसिकली। खैर हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में ही कवर करूँगा न्यूज़ को, और मैं आपको बताता हूँ पहले, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ कुछ बीच में। सेकेंड पेज पे पूरा ऐड है, थर्ड पेज पर, फोर्थ पेज पर आपके प्योर पॉलिटिक्स का सेक्शन है, फिफ्थ पेज पर आपका एलआईसी का आईपीओ है, ये हमने पहले भी कवर किया था। एंड अभी फोर्थ मई से लेकर 9 मई तक चलता रहेगा, तो ये उसका डेली बेसिस पे एक पेज आता रहेगा, ये चीज़ इसके अंदर। अब इसके अलावा आगे चलते कंपनीज परस्यू प्रॉफिट वाले सेक्शन के ऊपर। ये बहुत ही बेसिक न्यूज़ है, इसको आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं जितना मैं बताऊंगा इसके बाद। इसके अंदर बेसिकली क्या है, टाटा ने आपका, अगर आपको नहीं पता तो टाटा ने एक टाटा न्यूज़ करके सेटअप किया है जिसका लोगो एन टाइप का है, और उसके अंदर क्या है कि वो बहुत सारी सर्विसेज मल्टी एक सुपर ऐप बनाना चाहते हैं। बेसिकली सुपर ऐप एक लेजिट टर्म है जिसके अंदर जैसे अगर आप सुपर ऐप को ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारी अमेनिटीज़ मिल जाएंगी।
आपको जैसे जैसे ग्रोसरी सर्विसेज है या फिर आपकी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, सब कुछ आपको उसके अंदर मिल जाएगा। तो इस तरीके से टाटा नियो के अंदर इन्होंने अब एक और एडिशन किया है, या कह लो टाटा ग्रुप के अंदर इन्होंने एक और कंपनी सेटअप किया है, जिसके अंदर टाटा, जिसका नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिसके अंदर अभी क्या करेंगे, डिटर्जेंट्स, होम क्लीनर्स, बॉडी वॉशेस, क्रीम्स, मतलब बेसिकली कंज्यूमर आइटम जो भी होता है एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर, और मेनली आपकी होम और पर्सनल केयर स्पेस के अंदर, वो अभी इस एंटिटी के थ्रू सेल कर रहे होंगे, थ्रू मार्केट कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पर लिखा है। अब इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं नीचे चाहें तो, कि मार्जिन एक्विजिशन किसका करेंगे फ्यूचर के अंदर इस एंटिटी के थ्रू, और कैसे आपका ये एक इंडिया की मतलब नेशन वाइड एंटिटी एक बड़ी इमर्ज होगी, वो सब चीज़ें नीचे लिखी हैं। बट जो मेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दिया। यूएस बेस्ड कंपनी प्रपोजेस टू बाय 40% इन लंकन गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। अब यहाँ पर होता क्या है, मैंने आपको कल ही बताया था कि आपका जो एससीआई है, एससीआई मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं है, ये इसका मीनिंग है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका प्राइवेटाइजेशन का हाथ मतलब इसके प्राइवेटाइजेशन में काफ़ी बड़ा हाथ रहेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर इनके हेड ऑफिस को शिफ्ट नहीं होने देता है तो इनको प्राइवेटाइजेशन का रूट लेना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट करना चाहती है, यानी इसका हेड ऑफिस शिफ्ट करना चाहती है गवर्नमेंट। तो होता क्या है, प्राइवेटाइजेशन के लिए यूएस के एक बिडर ने, यूएस का बिडर है सेफसी, इन्होंने बेसिकली क्या किया है, अब इन्होंने बिडिंग लगाना चाहते थे ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर। बट होता क्या है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और ये सब इन्वॉल्व जब होते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट इनफैक्ट इन्वॉल्व होती है, तो वो रेड टेपिज्म आ जाता है वापस से, और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यही हुआ यहाँ पर कि एज एससीआई प्राइवेटाइजेशन फेसेस डिले फेस कर रहा है, उसकी वजह से जो ये सेफसी है, ये कंपनी सेलोन शिपिंग को मतलब आई करना चाहती है, यानी सेलोन शिपिंग के अंदर 40% अपना स्टेक बाय करना चाहती है, ऐसा बोला जा रहा है। अब हो सकता है इसका काउंटर प्रोडक्टिव रीज़न हो, ये चाहते हो कि ये प्रोसेस को फास्टर करा सकें बार्गेन करके, जो इंडिया वाला प्रोसेस है, बट वो अपने रीजंस इनके पास ही हैं, वो वैलिड रीज़न भी है। तो इस तरीके से बेसिकली पूरी न्यूज़ है। सिलोन शिपिंग कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ओन कंपनी। तो इसमें हो सकता है कि श्रीलंका को सपोर्ट करने के लिए, या श्रीलंका को मतलब उनकी एक तरीके से रॉन्ग इकोनॉमिक कंडीशंस का बेनिफिट करने के लिए भी ये इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल हो सकता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो ये आपकी न्यूज़ रहेगी, ये रहा पेज। स्टेट रन जनरल इंश्योरेंस टू हायर कंसल्टेंट फॉर रिवैम्प। तो बेसिकली यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं जो स्टेट रन है। जैसे अगर आप नेशन वाइड जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो वो आ जाएगा एलआईसी। तो बेसिकली ये एक रॉन्ग कंसेप्शन है, ये जो मैंने आपको हो सकता है पहले बोली भी हो। जनरल इंश्योरेंस का मीनिंग होता है लाइफ इंश्योरेंस के अलावा, यानी कि फायर इंश्योरेंस हो गया, मरीन इंश्योरेंस हो गया, ये सब आजकल तो मतलब इतनी साइबर अटैक से लेकर जो भी इंश्योरेंस होती है वो सब जनरल इंश्योरेंस के अंदर आएगा। जनरली पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को अगर आप एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो दो चीज़ों में डिवाइड होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। तो ये जनरल इंश्योरेंस की जो कंपनी है, इनकी बात करें स्टेट रन जो है, अब इनकी एक एसोसिएशन है जिसका नाम है जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और जिप्सा उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो जिप्सा के थ्रू ये कंसल्टेंट्स हायर करना चाहते हैं रीवैम्प के लिए, यानी कि अपनी कंडीशंस को बेटर करने के लिए, कुछ उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स चल रही हैं अभी के लिए, उनके लिए कंसल्टेंट्स हायर करना चाहते हैं। नाउ 2 लाख करोड़ अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन क्लेम्स पेंडिंग विद एनसीएलटीज। अच्छा, मैं आपको उस जनरल इंश्योरेंस वाली न्यूज़ में बता दूं, इसके अंदर आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर 2 लाख करोड़ की जो अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन नाम से एक चीज़ लिखी है, इसका क्या मीनिंग होता है, जैसे अगर आप अपनी मतलब आपकी कंपनी है वो आपकी बैंकरप्ट हो चुकी है, आपको सेल करना है, ठीक है, तो आपको क्या चाहेंगे आप कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए एक ऐसी चीज़ का जिसकी एक्चुअली में अब कोई मार्केट वैल्यू नहीं बची है। मतलब ऑब्वियसली बात है, आपके पास असेट्स हैं, उनकी एक वैल्यू अपनी होती है, तो वो आपको मतलब आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप हो सकता है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हो जो आपकी बुक्स में रिकॉर्डेड ना हो, उससे आपकी कंपनी के जो भी एसेट्स हैं, जो भी चीज़ है, उनकी वैल्यू इरोड हो रही हो, इरोड मतलब कम हो रही हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन इसी ट्रांजैक्शन का नाम होता है जो आपने अवॉइड कर दिया क्योंकि आपकी इकोनॉमी के मतलब आपकी कंपनी के असेट्स की वैल्यू कम हो रही थी, और आप वो नहीं चाहते जब ऐसे टाइम पर जब आप इंसॉल्वेंट है, यानी जब आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, तो आप चाहते ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए और ये चीज़ें ना सामने आए। तो ये आपके कुछ अवॉइडेड ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि इनके खिलाफ भी केसेस हो जाते हैं अगर आप अवॉइडेंस कर लेते हैं, और आपको फिर क्लेम्स देने पड़ते हैं, वो सब करना पड़ता है जो नॉर्मल स्क्रूटिनी का प्रोसेस है। तो 2 लाख करोड़ के जो आपके अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन के क्लेम्स पेंडिंग पड़े एनसीएलटीज के साथ, इसकी डिटेल्स पूरी दी हुई है नीचे, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। मेन मैं आपको सही बताऊं तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये, और अगर आप सीएस वगैरह की प्रिपरेशन करें, लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट न्यूज़ हो जाती है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब एक बार छोटे से लास्ट पेज पे चल लेते हैं, इसके अंदर शायद एक ही न्यूज़ बची है। हाँ,
तो यहाँ पर एक न्यूज़ है छोटी सी कि फ्यूचर रिटेल के एमडी जो है आपके राकेश बियानी, वो स्टेप डाउन कर चुके हैं अपनी एमडी की पोस्ट से, और जो फ्यूचर रिटेल के सीएस हैं वो भी क्विट कर चुके हैं कंपनी। तो अभी हम सीएस की बात ही कर रहे थे, वहाँ पर न्यूज़ आ चुकी है। एफआरएल के अपनी कंपनी सेक्रेटरी थे वीरेंद्र समानी, और इनका काफ़ी अच्छा सोशल प्रेजेंस भी है, अगर आप कभी इनको चेकआउट करें। हैज़ ऑल्सो टेंडर्ड इज रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट टू परस्यू अदर अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये उन्होंने मतलब रिजाइन कर दिया, और राकेश बियानी भी स्टेप डाउन कर चुके हैं। और यहाँ पर अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली बात है, फ्यूचर रिटेल इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस के अंदर तो चल ही रहा है, तो मतलब काफ़ी कंपनी के लिए बैड सिचुएशन चल रही है। पहले फाइनेंशियली चल रही थी, अब मैनेजरियली भी चल रही है यहाँ पर। तो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा यहाँ पर। अगर आपको कोई भी न्यूज़ में डाउट रहता है, ज़्यादा मैंने नहीं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया है, या आपको कुछ डाउट है, तो आप बता सकते हैं नीचे। मैं कमेंट सारे पढ़ता तो हुई और आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा उसको क्लियर कर दूंगा। सो दैट इज इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर बियरिंग विद मी फॉर टुडे एज वेल।